जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं ऊर्जा अर्थात एनर्जी के बारे में चर्चा। ये फिजिक्स की क्लास है जो आपके प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा में 60 अंक का जो प्रश्न है वो केवल साइंस पोर्शन से पूछा जाएगा। इससे पहले हमने फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी अर्थात ऊर्जा के बारे में। इससे पहले हमने कार्य पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, बल पढ़ा है ना, या और उसके पहले हमने फ्रिक्शन पढ़ा है। वो सब बातें आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे की बातें। कम से कम आपको जो कार्य है वो पढ़ना है, कार्य के बाद आपको ऊर्जा समझने आने वाली है। जैसे हम आम बात में बात करें, आम शब्दों में, तो विद्युत बंद होने पर आपके जो विद्युत उपकरण है बंद हो जाते हैं। कुछ कारण रहता होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा की सप्लाई बंद हो जाती है। बिना पेट्रोल, डीजल आदि के वाहन क्यों नहीं चलते हैं, ये भी एक प्रश्नवाचक है। ठीक है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है। और ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है, ये देखिए देखिए किसी भी चीज को काम करने के लिए या फिर किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को काम करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो या मशीन हो या कोई अन्य चीज हो, उनको किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। यदि व्यक्ति में या किसी चीज में, किसी मशीन में यदि ऊर्जा ना हो तो वो वर्क करने में असमर्थ है। जैसे विद्युत की बात करें तो आपके घर में जो विद्युत बल्ब होगा या फिर विद्युतीय उपकरण होगा, जब तक विद्युत का सप्लाई रहेगा तब तक कुछ चीजें चलेंगी। ठीक है। और यदि विद्युत का सप्लाई बंद हो गया तो वो बंद हो जाएंगी। यदि कोई मशीनें जो पेट्रोल, डीजल या फिर इस प्रकार ईंधन से चलने वाली मशीनें हैं, यदि ईंधन, पेट्रोल, डीजल या फिर उसके ईंधन जिस स्वरूप में वो ईंधन उपयोग करता है, यदि वो ईंधन उनको नहीं मिलता तब भी वो काम करना बंद कर देगा। सूर्य और जो पौधे और जो पेड़ पौधे हैं, सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बना पाते हैं, उसकी अनुपस्थिति में भोजन वो लोग भी नहीं बना पाते। अर्थात हम ऊर्जा ये कह सकते हैं, कार्य करने के लिए जो आवश्यक चीज है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। बिना ऊर्जा के हम कार्य नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है, जैसे कोई पत्थर उठा रहा है, बोझ उठा रहा है, बोल रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उन सबके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया ऊर्जा का बहुत वृहद रूप। लेकिन हम इस चैप्टर में बस ये समझेंगे कि ऊर्जा के प्रकार में यांत्रिक ऊर्जा क्या है। अभी हम आगे ऊर्जा का टाइप भी पढ़ेंगे। बस ये समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा कैसे निहित होती है। ठीक है। जैसे इस पहले वाले इमेज को देखिए। इस पहले इमेज में एक जो भी खिलाड़ी है इस फुटबॉल को किक करता है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यदि ये बॉल इस व्यक्ति पर लगे या फिर इस व्यक्ति से टकराए तो इस व्यक्ति का क्या हाल होगा। ठीक है। नो डाउट, क्योंकि इस बॉल में बहुत एनर्जी है। ठीक है। एनर्जी कहाँ से, मान लेते हैं ये खिलाड़ी ने इस बॉल को किक किया और किक करने के बाद ये बॉल इस लड़के से टकराने के बाद इस लड़के का नाक, कान इस प्रकार से फूट जाता है। ठीक है। अब दूसरी स्थिति ये मान लीजिए कि ये बॉल को बहुत धीरे से किक करता है, एकदम धीरे से। उसके बाद यदि ये बॉल टकराए तो हो सकता है उससे, उस लड़के को इससे कम चोट आए। ठीक है। तो हमने क्या समझा, यदि कोई चीजें हैं जितनी स्पीड में आती है, जितनी उसकी वेग होती है, उतना ही उसका शक्ति बढ़ जाता है। ठीक है। सिंपली यदि कोई आपको एक बॉल फेंक कर मारे, ठीक है, तो आपको कुछ दर्द महसूस होगा या फिर आपको कुछ फर्क पता चलेगा। यदि उसी बॉल को और तेजी से मारे तो, ठीक है, और तेजी से मारे तो आपको और अधिक दर्द या फिर चोट पहुंच सकता है। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर की बात करें कि मान लेते हैं ये जो बॉल है, हम इसी पर फिलहाल केंद्रित है आपको समझाने के लिए। यदि ये बॉल आपके रबर का है ना, और यदि ये सेम वेग से, जो जो भी वेग रहा होगा, एक ही वेग से किक मारने पर इस लड़के को चोट लगेगी। ठीक है। पक्का कुछ ना कुछ तो चोट लगेगी, तो चोट लगा। यदि यही बॉल, यही फुटबॉल रबर का ना होकर लकड़ी का होता और उतने ही वेग से इसको फेंका जाता जिस वेग से रबर की बॉल को फेंका गया था,
अब की स्थिति में आप सोच कर बताइए कि रबड़ के अपेक्षा या फिर रबड़ की तुलना में इस लकड़ी के बॉल से इस व्यक्ति को कितना नुकसान होने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और यदि यही बॉल यदि लोहे की होती, ठीक है, तब इस व्यक्ति के बारे में आप सोच लीजिए, अब ये व्यक्ति तो लास्ट में निपट ही जाता। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी चीज में ऊर्जा या फिर उसकी ताकत किस पर डिपेंड करती है, उसकी मास पर। मास मतलब द्रव्यमान पर। रबर का द्रव्यमान कम होगा, लकड़ी का रबर से ज्यादा होगा, लोहे का लकड़ी से ज्यादा होगा। इस प्रकार जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा एनर्जी। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जितना आप स्पीड से फेंकोगे, जितना उसको वेग दोगे, उतना ही उसको चोट लगने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ये हम मेनली हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु में ऊर्जा कैसे निहित होती है। ठीक है, आगे ये हमारे गतिज ऊर्जा में काम आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरे इमेज को देखिए। दूसरे इमेज में ये जो धनुष बाण है, ठीक है, इस धनुष बाण में खींचने पर ये जो रस्सी में है ना, इस रस्सी में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, फिर इस रस्सी को जो खींचने का कार्य किया जा रहा है, जब इस रस्सी को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाएगा तो इसमें जो तीर है वो उतना स्पीड से आगे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी विशेष स्थिति के कारण, ठीक है, इस रस्सी की विशेष स्थिति के कारण इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और उत्पन्न ऊर्जा इस तीर कमान को या फिर इस तीर को बहुत आगे प्रेशर कर रही है। इसी प्रकार ये बांध है। ठीक है, अब बांध को देखिए, बांध में हमेशा बांध को थोड़ा हाइट में बनाया जाता है। दूसरी बात, इसके पीछे बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है वाटर के, और वाटर के स्टोरेज के बाद इसमें छोटा छोटा छेद करके या फिर छोटा छोटा होल करके छोटा छोटा जगह बना के पानी को निकाला जाता है। तो कम प्रेशर मतलब अधिक दाब लगाकर छोटी नलियों के माध्यम से यदि आप पानी को बहाते हैं, तब भी इसमें आपका एक एनर्जी काम करता है, इसमें एनर्जी उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ फिलहाल यांत्रिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यांत्रिक एनर्जी दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला टाइप है आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है, और दूसरा है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, एक गति की ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब हमने जो पहले पेट्रोल, डीजल या फिर विद्युत उपकरण चलाने के लिए ऊर्जा, वो केवल आपको समझाने के लिए बताया था। ऊर्जा होता है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। यहाँ केवल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे किसी वस्तु में ऊर्जा आ जाता है बिना उसको बिजली दे। देखिए, यहाँ हम विद्युत उपकरण को कुछ बिजली दे रहे थे तब वो चल रहा था। इस बॉल को हमने क्या कहीं बिजली दिया, इस धनुष बाण को कहीं हमने बिजली दिया, या इसको पेट्रोल डीजल चलाया, या फिर इस बाण में हमने क्या किसी प्रकार की पेट्रोल डीजल या फिर इस प्रकार की कोई ऊर्जा कोई एनर्जी उपयोग की? नहीं। इन सब की विशेष स्थिति और स्पीड के कारण, ठीक है, इन सभी उदाहरणों में इसकी विशेष स्थिति और स्पीड की वजह से इसमें एक स्पेशल ऊर्जा जनरेट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं एनर्जी। और इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार निर्जीव चीजों में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को कैसे उपयोग किया जाए। चलिए, ऊर्जा देखिए, ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा जो है या फिर ऊर्जा जो है कभी भी न तो बनाया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है। जैसे यदि हम मोटर की बात करें तो मोटर जो है, जो पानी मोटर होता है या फिर हवा मोटर है, वो विद्युत लेता है और उस विद्युत को यांत्रिक बदल देता है ना, किसी को घुमाने का काम करता है विद्युत। उसी प्रकार जो डायनेमो है, यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है, ध्वनि को विद्युत, माइक्रोफोन मतलब जिससे हम बोलते हैं माइक, है ना, वो हमारे ध्वनि के रूप में उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करके डिवाइस में स्टोर करता है या फिर उसको भेज देता है। स्पीकर है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इंजन जो है, ऊष्मा को यांत्रिकी में। घर्षण जो है, यांत्रिकी को ऊष्मीय ऊर्जा में। अब घर्षण क्या हो सकता है? यदि आप अपना हाथ को रगड़ के देखिए, आपस में जैसे ही रगड़ेंगे ना तो उसमें हीट उत्पन्न होगा, उसी को बोल रहे हैं यांत्रिक जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती एक रासायनिक पदार्थ है। जब रासायनिक पदार्थ जलता है तो उसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित होती है। जो घर में जलाते हैं बल्ब, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश देता है, तो प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। विद्युत फैन है, विद्युत को उत्पन्न करके यांत्रिक आपको दे रहा है ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार से ऊर्जा न तो कभी बनाई जाती है और न ही लॉस होता है, वो एक
स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। बस अंतर यह है कि हमको उसका स्वरूप उपयोग लायक है कि नहीं। जैसे ये देखिए, ये मोटर है ना। यदि मोटर विद्युत ऊर्जा लेती है, साथ में यांत्रिक ऊर्जा तो उपयोग होगा ही किसी चीज को चलाने के लिए, लेकिन इसमें एक ऊष्मा के रूप में एक हीट जनरेट होगा। ठीक है, जैसे भी आपके घर में मोटर होगा तो मोटर चलेगा तो देखना उसमें यांत्रिक ऊर्जा तो मिल ही रहा है किसी चीज को घुमाने के लिए जो भी है, लेकिन साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, वो भी ऊर्जा है, लेकिन वो ऊष्मा हमारा काम के लायक नहीं है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस ऊष्मा का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ह्रास मान लेते हैं, नुकसान मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में वो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पेशी ऊर्जा का मतलब होता है जिसमें जीवित जो लोग हैं जैसे मानव और जानवर अपने पेशी, अपने हाथ पैर है ना, अपने हाथ पैर शील या फिर मेनली हाथ पैर के से जो भी ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे मनुष्य अपने हाथ से बाल्टी उठाता है, जो बैल है वो अपने कंधे पे लेके अपने सामान ढोता है, जो खच्चर है, घोड़े हैं, ये अपने ऊपर ले जाके अपने ऊपर कुछ सामान को वहन करते हैं। तो ये पेशी ऊर्जा हो गया। दूसरी बात चुंबकीय ऊर्जा, सबने बचपन में चुंबक खेला होगा, चुंबक को पकड़ते हैं फिर किसी चीज को आकर्षित करते हैं, लौह चीज को, है ना। तो इसका उपयोग हम क्या सकते हैं, भारी भरकम चुंबक से हम क्या कर सकते हैं कि लोहे के टुकड़े को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार रासायनिक ऊर्जा जैसे बैटरी हो गया या फिर विद्युत हो गया, ये सब विद्युत बोलता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, मोमबत्ती है जो रासायनिक ऊर्जा उपयोग करती है। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा उपयोग करती है। प्रकाश भी एक ऊर्जा है जो आपके सूर्य से मिलती है। ध्वनि भी एक ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा। तो हम इस चैप्टर में मात्र और मात्र स्थिर और गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। शेष प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि, विद्युत, रासायनिक और चुंबकीय, इसके लिए हमारे लिए एक स्पेशल पार्ट होगा। जैसे हम चुंबक में चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, फिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार आप गुरुत्वाकर्षण है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से अलग अलग चैप्टर में उसको पढ़ते जाएंगे हम। और आगे देखते हैं, अब हम मेनली पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, मेनली पढ़ना है आज हमको गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा का सिंपल सा एक फॉर्मूला है या फिर सिंपल सा एक परिभाषा है, किसी वस्तु में गति की वजह से उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति की वजह से, है ना, किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से उत्पन्न ऊर्जा या फिर उसमें आई हुई ऊर्जा के लिए हम उसको गतिज ऊर्जा से जानते हैं। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा ये देख लीजिएगा। सॉरी, गतिज है ना, हम इस स्थिति बाद देख लेंगे, पहले गतिज देख लीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। यही मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी mv² अपॉन 2। ये गतिज ऊर्जा का इक्वेशन है। इसी पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा घुमा फिरा कर। बाकी इस जो है क्या बोलते हैं सूत्र, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल गतिज ऊर्जा को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। देखिए ये रेत है, नीचे एक ना आपका रेत बिछा हुआ है, रेत, और ये लोहे की बॉल है। किसकी बॉल है, लोहे की बॉल है। ठीक है, अब हम देखिए कुछ हम निकालते हैं, प्रश्न करते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। मान लेते हैं इस लोहे की बॉल को 1 मीटर की दूरी से, ठीक है, 1 मीटर की दूरी से इस रेत पर गिराया गया। ठीक है, एक लोहे की बॉल को एक रेत पर 1 मीटर की दूरी से गिराया गया, तो पक्का है कि वो उस रेत पर अपना छाप छोड़ेगा, थोड़ा सा गड्ढा बनाएगा, है ना। जैसे ही वो रेत में गिरेगा लोहे की बॉल, तो वो क्या होगा ना, क्या होगा, वो रेत में गिरेगा और थोड़ा सा गड्ढा बनाएगा। ठीक है, कितना मैं ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा। अब क्या करते हैं, एक एक है ना, फिर दो। अब इसको थोड़ा सा 2 मीटर लेके चलते हैं। अब 2 मीटर की ऊंचाई से इसी बॉल को इसी रेत पर, है ना, पहले रेत को बराबर कर लीजिए, उसके बाद फिर से इस रेत में छोड़िए। आप देखेंगे पहले की अपेक्षा ज्यादा गड्ढा करेगा ये। ठीक है, पहले की अपेक्षा ज्यादा गड्ढा करेगा। अर्थात यदि हम ऊपर से, यदि जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ाते जाते हैं उसमें वेग चेंज हो जाता है।
ठीक है, उसका वेग चेंज होता है, उसकी गति चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, हाइट अधिक होने से, देखिए कोई भी चीज को आप जितना ऊपर से गिराओगे ना, वो उतना ही स्पीड, जितना धीरे, जितना जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा ना, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। स्पीड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच रही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है जी, जिसको हम त्वरण कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जितना पास आते जाएगा, कोई भी चीजें जितनी पास आती जाएगी पृथ्वी के, या फिर जितने हाइट से उसको गिराया जाएगा, उसमें उतना ही ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा उतना उसमें एनर्जी आती जाएगी। ये हमने एक परिप्रेक्ष्य पे चर्चा किया। अब दूसरी बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ले लेते हैं। एक तो हम लोहे की बॉल ले लिए थे, ठीक है, सॉरी, अब लोहे की बॉल लिए थे। अब हम देखते हैं, अब हम प्लास्टिक की बॉल लेते हैं, प्लास्टिक की बॉल लेते हैं, और उसको भी सबसे पहले 1 मीटर की दूरी से गिराते हैं। तो आप देखेंगे कि रेत पर वो कितना गड्ढा बना रहा है। ठीक है, इस रेत पर, ठीक है, इस रेत पर कितना गड्ढा बना रहा है। तो आप देखेंगे, पहले हमने क्या लोहे की बॉल लिया था और उसे क्या किया था, 1 मीटर दूरी पर गिराया गया था। कुछ इस प्रकार से सब बना ले, क्या ज्यादा अच्छा होगा, है ना। कुछ इस प्रकार से प्रश्न बना लेते हैं। तो हम बॉल देखते हैं, एक तो लोहे की बॉल, ठीक है, और एक है प्लास्टिक की बॉल। ठीक है, कितना दूरी से गिराते हैं, तो यहाँ पे दूरी लिख लेते हैं, दूरी से। ठीक है, 1 मीटर दूरी से गिराते हैं। तो लोहे की बॉल जब रेत पर गिरेगी, तब इसमें ज्यादा, मैं ज्यादा को राइट का निशान लगा रहा हूँ ना, तो इसमें क्या लिखूं ज्यादा के लिए, हाई लो कर देता हूँ, हाई लो, या फिर ज्यादा ही लिख देता हूँ, है ना। इसमें ज्यादा गड्ढा बनाएगा। लेकिन प्लास्टिक के बॉल को ही यदि हम 1 मीटर की दूरी से गिराते हैं, तो इसमें कम गड्ढा बनता है रेत में। ठीक है, दूसरी स्थिति में हमारी, अगर हम ये देखें, यदि उसको हम 2 मीटर से गिराते हैं लोहे की बॉल को, तो पहले की अपेक्षा ये अभी भी ज्यादा गड्ढा बनाएगा, और प्लास्टिक वाला अभी भी कम गड्ढा बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यदि प्लास्टिक की बॉल को ही 1 मीटर की दूरी से गिराते हैं तो कम गड्ढा होगा, वहीं उसी को 2 मीटर की दूरी से गिराते हैं तो पहले की अपेक्षा वो अधिक गड्ढा करेगा। इसका कहने का मतलब यह है, गतिज ऊर्जा आपके मास पर और किस पर डिपेंड कर रही है, वेग पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है आपके मास और वेग पर डिपेंड करती है। अब इसको हम अच्छे से और समझेंगे कि कैसे डिपेंड करती है, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण देख लीजिए। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, आप बहते हुए जल में खड़े होकर देखिए, नदी नाले में, है ना, आपको बहा कर ले जाएगी। तो बहता हुआ जल में भी गतिज ऊर्जा है। चलती हुई गाड़ी के सामने आकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तैरता हुआ नाव, चलते हुए पंखा, और चलता हुआ तीर। एक खड़ी तीर के सामने जाके खड़े हुए आपको कुछ खरोच नहीं आएगा, लेकिन किसी चलते हुए तीर के सामने आ जाएंगे तो आपको छेद के बाहर निकल जाएगा उसमें वो। तो इतने जो है वो सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। कौन सा, बहता हुआ जल, चलती हुई गाड़ी, तैरता हुआ नाव, और चलता हुआ पंखा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन पर बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के जो इक्वेशन है, mv²/2। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आपको यहां से भी पूछ दिया जाएगा। देखिए, यदि हम मान लेते हैं 1 मीटर दूरी से, ठीक है, चलिए 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है और उसको 1 मीटर दूरी, एक एक कर देता हूं, 1 मीटर दूरी से यदि गिराया जाता है तो कितना काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। देखिए, ये होगा 1/2, मतलब आधा काइनेटिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगा। अब यही हम देखते हैं, यदि हम मास को बढ़ाएंगे तो देखिए, ये जो k के समानुपाती में है, जितना हम मास बढ़ाएंगे उतना ही गतिज ऊर्जा बढ़ाएगा। यदि पहले की अपेक्षा ना, पहले कितना हमारे पास ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, 1/2। यदि मैं मास को 1 बढ़ा दूं, पहले 1 था अब 2 कर दूं, है ना, तो सिंपली ये क्या होगा, 2/2 हो जाएगा, मतलब 1। जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हमको मास जितना बढ़ाएंगे उतना का हमको अंतर देखने को मिलेगा। चलिए इसको बढ़ाकर ही दिखा देता हूं मैं, फिर हर कुछ इरेज कर लें, ये है ना। अब मैं क्या करूंगा, मास को बढ़ाऊंगा 1 किलोग्राम, पहले भी 1 था, अब 1 किलोग्राम उस मास को और बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है,
तो मास को बढ़ाऊंगा तो पहले मास कितना था, 1 था, अब मास हो जाएगा 2। वेग को मैं ज्यों का त्यों रखा हूं। अब देखिए अब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कैनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई 1। पहले कैनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ थी, ठीक है, पहले कैनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना था, हाफ था, और अब आ गया है 1। इतना इसका मतलब ये है यदि मैं कैनेटिक एनर्जी जितना बढ़ाऊं, ठीक है, कैनेटिक सॉरी मास में जितना बढ़ाऊं, है ना, मास को जितना बढ़ाया जाए, मास को जितना बढ़ाया जाए उसी के सापेक्ष ही आपका कैनेटिक एनर्जी बढ़ता है। उसकी अपेक्षा यदि इसमें देखिए, यदि वर्ग की बात किया जाए या फिर वेग की बात किया जाए, यदि हम वेग में जितना बढ़ाएंगे उसका वर्ग बढ़ता है या फिर उसका स्क्वायर में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि मैं वर्ग का 2 गुना, वर्ग को डबल कर देता हूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरी कैनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि मैं वर्ग को 3 गुना बढ़ाता हूं तो मेरी कैनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी। बस इसी को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम, ये आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, ये 9th के टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है, 9th के टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है। एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। हमको वहां वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछी गई है, कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2mv²। यहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है, सिंपली हमको मान रखना है, आंसर लाना है। 1/2 मास कितना है, तो मास है हमारे पास 20 किलोग्राम, ठीक है, और वेग कितना है, तो वेग 5 है, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो उसको 2 बार लिख दीजिए इस प्रकार से। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, 10 गुना 5 में 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 जूल, ठीक है, ये हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा। ये क्या निकला हमारे पास, स्थिर गतिज ऊर्जा हो गई 250 जूल। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे। अगला प्रश्न, यदि किसी कार का जो द्रव्यमान है 200 किलोग्राम है, उसको वेग में परिवर्तन किया गया है 26 से 72 किलोग्राम, ठीक है, 72, सॉरी मेरे ख्याल से यहाँ वेग गलत लिखा है, 72 किलोग्राम नहीं होगा, ये वेग होना चाहिए, है ना, ये वेग होना चाहिए, किलोग्राम नहीं होगा। 200 किलोग्राम है, ठीक है, 200 किलोग्राम क्या है, 200 किलोग्राम का एक कार का द्रव्यमान है, उसके वेग को चेंज किया गया है, ठीक है, उसके वेग को चेंज किया गया है, तो वेग चेंज होकर कितना हो गया है, 36 से 72 हो गया है। क्या हुआ है, 36 से 72 हो गया है, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर है ना, ये जो जो आपका 36 लिखा है ये किलोमीटर पर आवर है, और ये 72 भी आपका किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पहले कोई कार की चाल थी या फिर कार का वेग था 36 किलोमीटर पर आवर, उसको बढ़ा कर दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कितना कार्य करना पड़ा, ठीक है, इसमें कितना कार्य करना पड़ा, ये आपको कभी कभी पूछ देगा, कितना कार्य इसको करना पड़ा, क्योंकि हमको द्रव्यमान दिया गया है किलोग्राम में, अतः हम 36 किलोमीटर प्रति आवर और 72 किलोमीटर प्रति आवर को हम एसआई यूनिट में बदल लेंगे, अर्थात मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 36 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि किलोमीटर है, मीटर प्रति सेकंड में भाग देने के लिए आप 5/18 से भाग दीजिए, 18 × 18, 18 दूनी 36, ठीक है, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। पहला वेग हो गया, इसको हम कहेंगे यू वेग। अब उसके बाद अंतिम वेग हमारा हो जाता है 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम को भी मीटर प्रति सेकंड में चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब उस कार की चाल पहले 10 मीटर प्रति सेकंड थी, बाद में 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। चलिए अब इसकी गणना करते हैं, कितना उसमें ऊर्जा लगा। 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड करने में कितना ऊर्जा लगा, बस हमको ये देखना है। तो प्रारंभिक ऊर्जा कितना था, तो कैनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2mv², ठीक है। v आपका वेग है, क्योंकि हम प्रारंभिक ले रहे हैं तो इस v की जगह हम ले लेते हैं u को, ठीक है। प्रारंभिक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में 1/2, मास 200 किलोग्राम है, ठीक है, और प्रारंभिक वेग कितना है 10 है, तो ये 10 × 10,
ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, मतलब ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 जूल पहले था इंजन का, ठीक है। चूंकि बाद में बढ़ा दिया गया है तो अंतिम वेग कितना हुआ इसका? अंतिम वेग के हिसाब से हमको निकालना है कि एनर्जी, अंतिम वेग के हिसाब से एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv²। 1/2, 200 किलोग्राम रहेगा ज्यों का त्यों। v क्या है? v की वैल्यू है 20। 20 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 2 से काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4,000, पहले सैकड़ा हजार, 40,000 जूल, ठीक है। तो 10,000 जूल से 40,000 जूल एनर्जी को बढ़ाया गया, एनर्जी को बढ़ाया गया। तो किया गया कार्य कितना हुआ? तब हम लास्ट वाले में पहले को घटा देंगे। 40,000 में 10,000 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30,000, पहले सैकड़ा हजार, 10,000, 30,000 जूल, ठीक है। 30,000 जूल। और इसी को यदि किलोग्राम में लिखना चाहें तो 1,000 से डिवाइड कर देंगे। 1,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 किलोग्राम जूल कार्य किया गया। कार को 36 से 72 किलोमीटर प्रति आवर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए एक और प्रश्न है, एक वस्तु के द्रव्यमान को 16 गुना करने पर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? गतिज ऊर्जा का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, 1/2 mv²। क्या कहा गया है? द्रव्यमान को 16 गुना बढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व नहीं करना है। m हमारा द्रव्यमान है, m में क्या कोई स्क्वायर है, रूट है, कुछ भी नहीं है ना। तो मात्र 16 गुना आपका ऊर्जा बढ़ जाएगा। बाकी चीज को आपको कांस्टेंट रखना है जो पहले था। वेग जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। वेग में आपको परिवर्तन नहीं करना है, केवल और केवल हमने द्रव्यमान को परिवर्तन किया है। द्रव्यमान को परिवर्तन करने के हिसाब से हमारा 16 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कई बार आपको इक्वेशन देखकर ही मान निकालने होना चाहिए, आना चाहिए। एक वस्तु के वेग को 9 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? फिर से आप गतिज ऊर्जा लिख ले, कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है। इस बार क्या किया गया है? वेग को 9 गुना बढ़ा दिया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और मास के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसका मतलब मास को ज्यों का त्यों रखा गया है, ठीक है। केवल वेग में बढ़ोतरी हुई है ना। तो वेग क्या है? वेग कितना गुना? 9 गुना, तो 9e², 9×9 = 81। तो पहले की तुलना में, ठीक है, पहले जितना भी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता हो, यदि 9 गुना वेग को बढ़ा दिया जाए तो पूरे ऊर्जा में 81 गुना ऊर्जा एक्स्ट्रा हो जाएगी। 81 गुना ऊर्जा अधिक प्रोड्यूस करेगा, या फिर उसकी क्षमता 81 गुना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न को पूछेगा एग्जाम में। एक वस्तु के वेग को, अब देखिए पहले हम मास को चेंज किए, फिर वेग को चेंज किए, अब दोनों को एक साथ चेंज करके देखते हैं। एक वस्तु को 3 गुना कर दिया जाता है जबकि द्रव्यमान को 5 गुना। देखिए एक वस्तु के वेग को ना, एक वस्तु के वेग को 3 गुना और उसके द्रव्यमान को 5 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र है कैनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अभी हमने क्या किया है? वेग को 3 गुना बढ़ा दिया है, तो ठीक है, ये 3² कर दीजिए। और द्रव्यमान को 5, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, कोई गुना नहीं है, तो यहाँ केवल 5 बढ़ाया गया है, तो 5 और ये 3×3 = 9, 9×5 = 45। तो जितना पहले गतिज ऊर्जा प्रोड्यूस हो रहा होगा, या फिर जितनी उसकी क्षमता रही होगी गतिज ऊर्जा की, यदि मास को 5 गुना और वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो पहले की अपेक्षा 45 गुना ऊर्जा अधिक मिलेगा गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का। 800 किलोग्राम के कार की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो कार की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है। 800 किलोग्राम की कार है तो 1/2 तो रहेगा ही। 800 किलोग्राम, ये हमने 800 किलोग्राम लिख दिया। 60 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चाल है ना, चाल मतलब वेग ही होता है। वेग का स्क्वायर है तो 60 को 2 बार लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
दो चौके 8 400, ठीक है, दो चौके 8 400, ये हो जाएगा आपका 6 छके 36, 6 चौके 24, 36 24 और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 24 और 144, तो ये हो जाएगा 144, कितना जीरो, 4 जीरो, ये 4 जीरो, ठीक है। तो इतना गतिज ऊर्जा जनरेट होगा, ठीक है। ये देखो ये कार 400 किलोग्राम की है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। यदि उस कार से यदि कोई टकरा गया ना तो उसमें इतना गतिज ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इकाई दही सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख 14,40,000 जूल ऊर्जा वो सामने वाले को टक्कर के रूप में मिलेगी या फिर उसको क्षतिग्रस्त कर देगा। तो ये था आज का हमारा गतिज ऊर्जा पे आधारित एक चैप्टर। इसके बाद हम स्थिर ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हितकर है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आने ही आने हैं।